नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मेरा नाम है रवि कुमार सिंह। किसान आंदोलन को लेकर लगातार आप 12 दिन 13 दिन से लगातार आप देख रहे हैं कि खबरें चल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल्स हो या प्रिंट हो। अमूमन जो किसान का आंदोलन है वो क्यों है, आप लोग समझ चुके होंगे। किसान एक न्यूनतम मांग कर रही है कि आप हमें इतना अमाउंट पे कीजिए जिससे हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें जो सिक्योर रहे। क्योंकि हमारे देश में कह सकते हैं कि जो जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है, देश की जो आमदनी है उसका एक बड़ा हिस्सा किसानों से आता है। देश की जो आधी से ज़्यादा आबादी है अभी भी वो खेतीबाड़ी पे निर्भर करती है। अमूमन हर परिवार जो है वो कहीं ना कहीं किसान से ताल्लुक़ रखता है। मैं अभी बैठा हूँ, मेरे पीछे देख रहे हैं अच्छी खासी युवाओं की टीम है। ये युवा उस देश के युवा हैं जिस देश की जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है और ये किसान है। जब हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने साफ तौर से बताया कि अभी लगभग वो 10 दिन 12 दिन से यहाँ पे जमे हुए हैं और वो तब तक जमे रहेंगे जब तक केंद्र सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है। चूँकि आपने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा, आपने एक फ़ोटो देखी होगी, उसमें दिखाया जा रहा है कि किसान बेहतर तरीके से रह रहे हैं, उनके खाने की बेहतर सुविधाएँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। अमूमन ये जो सवाल है वो हर एक हिंदुस्तानी के जहन में उठता है, आखिर कि जो किसान हैं उनके रहने का क्या सुविधा है, उनके खाने पीने की क्या सुविधाएं, ऐसे तमाम सवाल उठते हैं। आज हम इसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के जो वीडियोज़ हैं, इस तरह के जो फ़ोटो हैं वो कहाँ से आते हैं और क्या उस फ़ोटो में सच्चाई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप धरती पर बैठे हुए हैं, पीछे ट्रॉली लगी हुई है, यहाँ पे पिछले आपने बताया 10-12 दिन से आप यहाँ पे जैसे जैसे शाम ढलती जाती तापमान गिरता जाता है, क्या लगता है कि आपको इस तरह के जो फोटो हैं, वीडियोज हैं, उसमें कुछ सच्चाई है? ये आप देख सकते हो, घर से लेके आए हैं, गद्दे रजाई लेके आए हैं जी। आप देख सकते हो नीचे तिरपाल है, तिरपाल पे रुके हुए हैं और कुछ सुविधा तो है नहीं। ये ट्राली है हमारे पास, वो लेके आए हैं, गाड़ियाँ किराए पे लाए हैं। हाँ, गाड़ी को लेके आया है। किसान का तो पूरा होता है, किसानी से पूरा घर का गुजारा होता है। जो किसी के पास गाड़ी है, किसी का बच्चा बाहर है, विदेश चला गया है पढ़ के, तो वो भेज रहा है तो उसके बेचारे के पास आ गई है गाड़ी। बाकी किसानी में जो कारें आ जाती हैं वो सबको पता है, सबका गुजारा ही चल रहा है और वो भी नहीं हो रहा है। सरकार आ रही है, अब देख लो 1100-1000 को धान बिका है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारी, पूरे यूपी में कोई व्यवस्था नहीं है। MSP कहने को है, धान तो वही 1100-1200 में बिक रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और बाकी ये जो है आपके सामने ही है। क्योंकि मैं अम्बू जी से कहूँगा वो दृश्य दिखाना चाहेंगे। लोग ट्रॉली में बैठे हुए हैं, आप लोग नीचे बैठे हुए हैं। जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, तापमान गिरता जाएगा, रात में सोने में क्या कठिनाइयाँ होती है आप लोगों को? देखिए, कठिनाई तो है ही, ये सब आपके सामने ही है। ठंड में ऊपर हमारा सामान है, सोते हम नीचे हैं। ये पुराल बिछा रखी है हमने, ऊपर तरपाल है, ऊपर या कंबल है या कुछ है। अब गुजारा तो करना ही है, यहाँ पे रहना, घर तो है नहीं। और बाकी आपके सामने ही है, रात में आ जाओ। कुछ के पास हमारे पास ट्राली है, कुछ रोड पे ही सोए हुए हैं, कुछ पुल के नीचे हैं। सब आप रात में दिखाओ इन्हें कैसे सो रहे हैं, बाहर ही सो रहे हैं, आसमान के नीचे सो रहे हैं, ठंड में सो रहे हैं। कभी गुस्सा आता है आपको? लगता है कि ये जो सरकार है इस तरह की नीति बना रही है, आप लोग पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, कभी ऐसा गुस्सा जहन में आता है? अब गुस्सा तो आता है सर। ये प्रोटेस्ट जो हमारी है शांतिपूर्ण है। अब जो जैसे कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे ये तो चाहते ही हैं कि ये हो और हम मार पीट के इन्हें भगाएं। और बाकी ये रोजी रोटी का सवाल है, बैठे हुए हैं। बाकी सरकारों ने ना पहले सुना है और ना अब सुन रही हैं, उम्मीद तो बना के हम बैठे ही हैं। क्योंकि आप जब आखिरी 10 दिन से यहाँ पे जमे हुए हैं, घर परिवार की याद आती होगी। कभी लगता है कि छोड़ो इस आंदोलन को, चलो अपने घर वापस चलो? नहीं छोड़ेंगे नहीं। घर तो हमारा तभी है जब हमारे पल्ले में कुछ है जी। जब हमारे पल्ले में कुछ नहीं रहेगा तो घर के क्या करना है हमने, तो फिर सड़कों पे रहेंगे फिर ऐसे ही। ख़ासतौर पे हम भारत की जो वातावरण है या पर्यावरण कहें कि वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ख़ासतौर पे कभी बरसात गिरती है, कभी ठंड ज़्यादा पड़ जाती है। इस तरह की जो समस्याएं होती है उसके बाद यदि आपके पैदावार में कमी होती है तो फिर कैसे घर परिवार चलाते हैं? भाई करीब चलाना क्या है जी, बस देखो जी, अब ये तो हमारी खेती है जी। कम हो जाएगा तो कोई हमें दे नहीं देगा, और अगर ज़्यादा हो गया तो अब लेने को देखो तैयार बैठी हैं मोदी जी। जी। अगर किसान के पास दिख जाता कुछ है इसके पास तो लेने को तैयार मोदी जी बैठे तो हैं। फिर जब आप घर से आ रहे थे तो आपको लगा था कि यह आंदोलन इतना लंबा खिंच जाएगा?
कि अब लगा क्या, हमें तो ये नहीं था पता कि इतना आंदोलन खिंच जाएगा। हमने क्या जल्दी मोदी जी मान जाएंगे, लेकिन मोदी जी तो तड़ी बना के बैठे हैं। कोई पता बात क्या नहीं, है। हम भी 6 महीने का लेकिन आए हम भी हैं। 6 महीने ये का हमारा इंतजाम राशन करके देख आए लीजिए, वैसे ही पड़ा हुआ 6 महीने की तैयारी है हमारी, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें यहाँ से भी सहयोग मिल रहा है, कुछ राशन हमारा हमने अभी खर्च भी नहीं करा, यहाँ से ही हमें सहयोग मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है हमें जी। गुरुद्वारे का भी चल रहा है, लोगों दिल्ली का से बहुत सहयोग मिल रहा है हमें। उसको तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, बाकी वो पड़ा हुआ हमारे पास 6 महीने का, कोई बात नहीं है। ये आंदोलन जितना लंबा खींचेगा, आपको लगता है कि लोगों के अंदर एक द्वेष बन जाएगी सरकार के प्रति, नफरतें? क्योंकि चूंकि आज भी सरकार की जो मीटिंग्स हो रही थी, कल भी जो मीटिंग सरकार की, सरकार कह रही है कि ख़त्म ही हो, तीनों कानून ख़त्म हो तभी जाएंगे। बाकी हमारे समझदार नेता बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं, जैसा वो निर्णय करेंगे वैसे हम मानेंगे। मैं चूंकि आपको दिखाना चाहूँगा, आपने एक सोशल मीडिया पे फ़ोटो देखी होगी, उसमें बाकायदा रहन सहन की बात की जा रही थी। उसमें कहा जा रहा था कि बाकायदा इनके रहने के, इनके खाने के एक अच्छे इंतजाम किए गए। मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ, एक ऐसी सच्चाई जिससे आप रूबरू होंगे, आपको हकीकत पता चलेगी। आप बंद कमरों में हीटर चला के सोते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपको बहुत सुकून मिलता है, लेकिन आप सच्चाई को देखिए। बाकायदा इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ट्रॉली में इन्होंने अपने रहने खाने का इंतज़ाम किया है। बाकायदा यहाँ पे कंबल से, और खुला आसमान है, आसमान पूरी तरह से खुला हुआ है। बाकायदा ये बॉर्डर का इलाका है, और यहाँ पे जैसे जैसे तापमान बढ़ती है, घटती है, वहाँ पे ठंड बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं एक तरह से ये इनका घर बन चुका है, आशियाना बन चुका है। आप कल्पना कीजिए, ये वो भारत है जो युवाओं का भारत कहा जाता है, लेकिन युवा खुले आसमान के नीचे रहने पे मजबूर हैं, उस मुल्क में जहाँ पे ये पैदावार करते हैं और शहरी लोग उसे खाते हैं। सरकार निर्यात करती है और देश का जो जीडीपी है उसमें उछाल आता है। ये सच्चाई है, ये आशियाना है। आप खुद इसको देखिए, आप महसूस कीजिए। अमूमन आप किसानों के प्रति जो आपकी सोच होती है, आपको लगता है कि किसानी करना बहुत ही आसान है, खेतों में बीज छीट दो, ट्रैक्टर से उसको जोत दो, लेकिन सच्चाई यही है कि जो किसान होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। भविष्य जो होता है वो अंधकारमय होता है। मैं आपको दूसरी ट्रॉली दिखाऊंगा, चूँकि यहाँ पे एक अच्छी खासी संख्या है लोगों के पास और लोग इसमें बैठे हुए हैं। आप युवा हैं, क्या दिक्कत होती है रात को सोने में? दिक्कत तो कुछ नहीं है जी, बहुत अच्छे सोते हैं, अच्छा मजे से। लगता है? और क्या मज़े हैं पूरे हमारे यहाँ पर। कभी ये गुस्सा लगता है जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि चूंकि आप फ़ोन चला रहे हैं, फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, कभी जी, आपको जी। गुस्सा आता है जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं, मंत्रियों के बयान आते हैं? नहीं नहीं सर, हमें क्या गुस्सा लगना है। अच्छा, हाँ, हम तो मज़े ले रहे हैं। देखो हमारे पास सब कंबल हैं, फ़ोन चार्जिंग लगा रखा है अंदर, खुश है? बिल्कुल अच्छे से। लगता है कि आंदोलन जो है वो पूरी अच्छी गति में जा रहा है, अच्छी तरह से जा रहा है? हाँ जी, हम तो अपने जो सोच के आए हैं वो करवा के ही जाएंगे। वैसे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे हमें 6 महीने यहाँ रुकना पड़े। हम तो अपना राशन लेके आए हैं, खाने का सब कुछ, गैस सिलेंडर सब कुछ हमारे पास है। आप पीछे का दृश्य दिखा सकते हैं, देखिए अच्छी खासी अनाज है, और ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं बोल रहे कि इनके पास 6 महीने का राशन है। भले ही आपके घर में 15 दिन का राशन हो, 1 महीने का राशन हो, लेकिन अन्नदाता के पास 6 महीने का राशन है, और ये कहते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम घर से फिर मंगवा लेंगे। आप खुद सोचिए, कल्पना कीजिए। आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये जमे हुए हैं, और आंदोलन, चूंकि इनका जो आंदोलन है वो शांति प्रिय आंदोलन है। बाकायदा इन्होंने जो किसानों के नेता थे, जब 8 तारीख को आंदोलन हो रहा था तो पहले से इन्होंने स्टेज से बाकायदा कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने मुखातिब होकर कहा था कि आप आंदोलन को शांति प्रिय रखेंगे। और बाकायदा शायद हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद एक ऐसा आंदोलन जिसमें किसान पहली बार उतरे थे, और इस तरह के कह सकते हैं कि पूरी तरह से शांति बना रहा आंदोलन में। आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, चूँकि कल भारत बंद था और ख़ास तौर पे किसान के जितने भी प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा था कि आप आंदोलन को शांति बना के रखिएगा। आपको कभी लगा था कि आंदोलन जो है वो भटक सकता है, उग्र हो सकता है? कभी ऐसा लगता था आप लोगों को, चूँकि जब आप बात करते होंगे बैठ के? तो नहीं जी, भटकेगा कहीं नहीं। युवा हैं, उनके साथ हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, जी जैसे वो आदेश करेंगे वैसे ही हम करेंगे। कोई भटकेगा नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं करेगा। शांतिपूर्वक हम अपनी मांगे रखेंगे जी, ऐसा ही रहेगा। मैं आपको कुछ और फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ट्रॉली पे बाकायदा कपड़े डाले गए हैं, भले ही अब घरों में आप वॉशिंग मशीन यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे इनके रहने का, खाने का अमूमन ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं कि बाकायदा इन्होंने ट्रैक्टर को ही, ट्रॉली को ही और धरती को इन्होंने घर बना लिया। क्योंकि धरती को हम माँ मानते हैं, और जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, हमारा अटूट विश्वास होता है, और इस विश्वास को कायम रखने के लिए
धरती को इन्होंने माँ बना लिया। ये एक खूबसूरत भारत है, ये एक ऐसा भारत है, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर जाति हर धर्म के लोग निवास करते हैं और हम अभी भी गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। मैं आपको और फ़ोटो दिखाने चाहूँगा और मैं आपको दृश्य दिखाने चाहूँगा। मेरे पीछे लंगर लगा हुआ है, बाकायदा ये खाने पीने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और मैं आपको लगातार जो हम आपको न्यूज़ फॉर नेशन के ज़रिए हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये एक सच्चाई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसमें आप किसानों की हकीकत से रूबरू होते हैं, आप उन्हें समझते हैं। बाकायदा मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रही हैं लंगर है, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई है और जब भी लोगों को खाने पीने की ज़रूरत होती है बाकायदा ये यहाँ पे आते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग होंगे, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि हम आपसे पहले भी मिले थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे खाने पीने की कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। गुरुद्वारा साहिब की भी व्यवस्था है, 2 गुरुद्वारे दिल्ली के हैं बड़े जी। और यहाँ के और लोगों की भी व्यवस्थाएं हैं जी। तो अच्छा है व्यवस्था तो लोगों की तरफ से जी। क्योंकि किसानों का आंदोलन है तो ये अब किसान ही कर रहे हैं, जो जनता का आंदोलन है देखा जाए तो सही चल रहा है। कि कुछ परेशानी होती है आप लोगों को? नहीं, एक्चुअली हम तो थोड़ा सा देख रहे हैं कि कुछ व्यवस्था में थोड़ा सा पार्ट बन जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में यही अगर का आंदोलन जो ये पास हो जाएगा, जैसा कि लगता ही है कि सरकार मानेगी जी। क्योंकि अब वो पुराने टाइम चले गए कि जब सरकारें विद्रोह को दबा दिया करती थी। अब सरकारें मान जाएगी तो देखा जाए तो कुछ न कुछ रास्ता बीच का निकलेगा सुधार होने को, क्योंकि इतने बड़े आंदोलन को देश को इग्नोर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चूँकि जब हमने यहाँ पे लोगों से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार मानेगी, विश्वास पे ही दुनिया कायम होता है। ये एक अटूट विश्वास है। लगातार मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये पीछे और कई यहाँ आगे आप कई किलोमीटर आगे तक जाएंगे, वहाँ पे लंगर की व्यवस्था की गई है। अमूमन दिन में लोग इधर उधर घूमते हैं, बातचीत करते हैं और ये बातचीत का जो एक जरिया है वो एक बेहतर विकल्प है। मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हम बातचीत के ज़रिए हम इधर उधर की बातें करते हैं, हम सरकार की नीतियों पर बातें करते हैं और ये एक अच्छा विकल्प है। ये विकल्प ही नहीं है बल्कि ये एक कह सकते हैं कि ये इनकी भविष्य की योजनाएं हैं और बाकायदा इन्होंने योजनाओं के दम पे इस तरह के आंदोलन किए हैं और इस तरह के आंदोलन का सफल होने का एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो योजना है। और अमूमन यहाँ पे आप देखते होंगे कि जो किसान के संगठन हैं वो बाकायदा टोपी, बैनर, पोस्टर्स लगाते हैं। मैं आपको कुछ और दृश्य दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं। क्या नाम है आपका? चांद बाबू। चांद, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? जी। तो आप यहाँ पे जो टोपी है, बैच है, आप लगाते हैं, आपको अच्छा लगता है? ये तो हमारा वो है जो आइडेंटिटी कार्ड समझो, ये लेसन समझो हमारा दिखाने के लिए। किसान की पहचान है टोपी की, किसान की टोपी की पहचान है, बिल्ला है टोपी जी। और हम लोग जो आए ना, अगर आप पूछना चाहते हैं ना जी, तो हम लोग यूँ आए कि हम जब लोग परेशान ज़्यादा आए ना इससे सर अच्छा लगाने के तो लिए इसलिए हम लोग आए। अच्छा लगाने मतलब नहीं है जी, ये हमारी पहचान है, ये हमारी जो है आस्था है, किसान है हम जी और हमारे खेतों की ये मेड़ है जी जी, और ये खेत हैं तो इससे कोई भी देखेगा तो कहेगा किसान है ये, खेतीहर मजदूर है ये, जी। खेती में ये मेहनत करता है, अनाज पैदा करता है। क्या आपको लगता है कि ये भारत उस आधुनिक भारत में किसानों को अपनी पहचान बताने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों आपको जताना पड़ा कि आप किसान हैं? क्या सरकार इन चीज़ों को नहीं समझती? हाँ, सरकार समझती नहीं, लेकिन समझना चाहिए बाबूजी। कैसे समझेंगे? समझना ये चाहिए कि हमारा किसान जो है हम उसी पर निर्भर हैं जी। हमारे परिवार को, हमारे देश को जी, हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को वो हल चला करके मेहनत करके अनाज पैदा करता है और सब पदार्थ पैदा करता है। टमाटर, गोभी, आपका बैंगन, आलू, जी, सेब, संतरे जी। सब इसी खेत में होते हैं सर। तो चूँकि आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद से इस तरह के कई आंदोलन हुए। जी हाँ। आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा, पंजाब में देखा, हरित क्रांति हुई। जी, उसके बाद सरकार एक 3 बिल लाती है, 3 बिल पे आप लोगों को आपत्ति होती है, आप जी। यहाँ पे आके यहाँ पे जम जाते हैं। दिल्ली के कई बॉर्डरों को आप घेर लेते हैं। आप जब घरों से आ रहे थे तो आपको लग रहा था कि ये आंदोलन इतना लंबा चलेगा, सरकार ढिलाई देगी, लगा था कभी? जी, इरादे तो यही हैं कि हम जो है अपना हक ले करके रहेंगे
कोई भीख थोड़ी मांग रहा है सरकार से। और हम इनको उल्टा काम नहीं करने देंगे। मेरे साथ एक बुजुर्ग बाबा हैं, इन्होंने कहा कि ये भीख नहीं मांगते हैं सरकार से, ये हक मांगते हैं। ये हक सरकार नहीं बल्कि हमारा डेमोक्रेसी, हमारा संविधान देता है हमें, और ये सिर्फ हमारा हक है। जी। और चूंकि इन्होंने एक बात कही कि किसान सिर्फ एक फसल नहीं उपजाते, बल्कि आपके जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं जो आप खाते हैं, पीते हैं, यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं पैदावार जो होता है वो हमारी धरती से होता है, और ये अन्नदाता हैं। मेरा दूसरा आपसे सवाल है कि चूँकि आप लोग जब खेती करते हैं काफ़ी हद तक मौसम पे निर्भर करते हैं, कभी बरसात हो जाती है, कभी सुखाड़ पड़ता है, क्या दिक्कत होती है अमूमन खेती करने में? दिक्कत तो बहुत पड़ती है सर जी दिक्कत इतनी पड़ती है, किसान को सब कुछ झेलना पड़ता है। जी सब कुछ नुकसान और लाभ, जीवन मरण सब कुछ उसी में होता है। और सरकार हमारी ये नहीं सोचती है कि हम अपने किसानों को कुछ राहत दें। जी और ये जो 3 बिल पास किए हैं ये हमारे लोगों के अनहित में है। जी अनहित में ये है कि आप जो है भाई एक हमारे मुखिया बन गए, जी हम लोगों ने आपको सीट पर बैठा दिया, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि हमारा किसान उसको तो कम से कम सुरक्षित रखें। चूँकि जब 2014 में प्रधानमंत्री जब स्टेज पे चढ़े थे अपने चुनाव प्रचार करने के लिए, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें हम किसान के सारे ऋण माफ़ कर देंगे। हाँ, वो किसान की बातें कर रहे थे। क्या प्रधानमंत्री 6.5 साल में कुछ भूल गए हैं या आप लोग याद दिलाने आए हैं? कुछ करना भाई, आपने तो एक तरह से देश को बेचने का काम किया है भाई। हमारी रेलें आपने प्राइवेट कर दी, जी पहली बात। जी नंबर 2, हमारा एयरपोर्ट आपने प्राइवेट कर दिया। जी वो तो कह रहे हैं कि हम बेहतर विकास के लिए हम इन चीज़ों को प्राइवेट अरे कंपनी ये को दे सब रहे हैं। खत्म, एक सुनो, ये सब खत्म कर, ये देखो आप इधर भी देखो इधर भी देखो, हाँ। जितना किसान है, ट्रैक्टर, जी। गाड़ी जी। अपने घर छोड़ के पड़े हैं। यहाँ पे गेहूं की फसल है, जी गन्ना की फसल है, ना काटी रहे ना बोवाई रहे, तो सरकार के लिए और क्या जवाब देंगे? हम लोग बैठे हैं तो। चूंकि और ये राशन आगे जवाब आप दे देंगे। युवा हैं, ये यूथ बता हैं, दीजिए हमारे- बाबा कह रहे हैं कि सरकार देश को बांटना चाहती है, बेचना चाहती है। चूंकि आपको लगता है कि सरकार जो कह रही है कि एक बेहतर विकल्प होगा जब हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, वो कई दलील दे चुके हैं, प्राइवेट बैंक का उन्होंने दलील दिया है, तो आप ये बात से सहमत हैं? सबसे पहले तो मैंने अभी आपका क्वेश्चन सुना, आपने 2014 की बात की थी, तो मैं उसका एक बार उत्तर देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये वादा किया था सरकार बनने के बाद कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। अच्छा, दुगनी होगी कैसे? पेट्रोल डीजल तो ये बढ़ाते जा रहे हैं, जिसमें किसान का खर्चा आता है। जो किसान की कमाई है फसल, एमएसपी कुछ नहीं बढ़ाते, एमएसपी से नीचे सारी चीज़ें बिक रही हैं, तो डबल नहीं हुई किसान की कमाई, आधी रह गई है। खाद के प्राइस, पेस्टिसाइड्स के प्राइस सारे बढ़ा दिए इन्होंने। खाद जो 800-900 रुपये में डाई का कट्टा मिलता था वो 1300-1400 में मिल रहा है। यूरिया का इन्होंने क्या किया है, किसान सरकार ने कितना कमाल की बात की है यूरिया कट्टे के साथ, कि उसका दाम नहीं बढ़ाया। 50 किलो का कट्टा था, उसे 40 किलो का कर दिया है, वजन कम कर दिया उसका। मतलब एक तरह से उसका पैसा उतना ही लेते हैं, उसका श्रेय भी ले लिया कि हमने जो है उसका रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन उसका वजन 50 से 45 किलो कर दिया। तो ये तो रही बात किसान की इनकम बढ़ने की, बड़ी नहीं है, आधी जरूर हो गई है 2014 के बाद से। दूसरा आपने कहा, दूसरा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सरकार खासतौर पे जो 9 रत्न है सरकार के पास, जिसमें तेल कंपनियां हैं, एयरलाइंस हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, कि ये कह रहे हैं कि सरकार उसको बेच रही है। अच्छा, दूसरी जैसे जितने भी सरकार के संसाधन है जो अब तक 60-70 साल में देश ने बनाए थे बड़ी मेहनत से, देश आज़ाद हुआ उस टाइम तो एक सुई भी नहीं बनती थी भारत में। आज पंजाब हरियाणा में हज़ारों मंडियाँ हैं, वेस्टर्न यूपी में मंडियाँ हैं। मैं तो कह रहा हूँ जितनी मंडियाँ अब तक 60-70 साल में लगी हैं हज़ारों, इनसे तो 50 मंडी नहीं लगी आज तक। ये तो सिर्फ जो संसाधन जुटे हुए देश के उनको बेचने का काम तो कर रहे हैं, कोई नया लगाने का काम नहीं कर रहे। जितने IIT IIM इतने सारे हमारे संसाधन जुटे हुए हैं, जो एम्स है और हमारा भेल है ना कि हम इसको प्राइवेट कंपनी को देंगे, तो ये सरकार ने जैसे सेल जैसे चीज़ों को सामने रखा, उन्होंने IOCL को बताया कि जो हमें इनकम दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, यदि हम इसको प्राइवेट कंपनी को देते हैं तो एक तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा, दूसरा यहाँ पे जॉब सेक्टर्स में ज़्यादा बहाली होगी, ज़्यादा वैकेंसी होगी। प्राइवेट का और सरकारी का आप इसी बात से एक अनुमान लगा सकते हैं कि जब जियो लॉन्च हुआ वो 3 महीने के लिए फ्री किया गया था। उसने क्या किया, 3 महीने जब फ्री रहा तो जो सरकारी उसके समांतर हमारे सर्विस प्रोवाइडर थे जैसे BSNL, MTNL, वो
ख़त्म हो गए। वो जब ख़त्म हो गए तो जियो ने जो है अपने प्लान निकालना शुरू कर दिया, 400 के 500 के रिचार्ज अब वो करता है। तो एक तरह से इसका सीधा सीधा नुकसान सरकारी संसाधनों को हुआ। BSNL MTNL आज कहीं भी नहीं है। सेम उसी फॉर्मूले का आप हर चीज़ से कंपेयर कर लें। ट्रेन का किराया, ट्रेन को ये निजीकरण कर रहे हैं, ट्रेन का निजी हाथों में सौंप रहे हैं। जहाँ 10 रुपये का टिकट है वो 50-100 रुपये का हो जाएगा। अभी पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा। आप सरकार की जो कमियां हैं वो चूंकि 6.5 साल का कार्यकाल है, सरकार की कमियों को आप कितने नज़दीक से और कितने दिनों में आपको लगता है कि ये सरकार गलत कर रही है, फैसले गलत ले रही है? देखिए, यहाँ जितने लोग आए हैं उसमें मोस्टली हो सकता है सरकार को इन्होंने ही सरकार को वोट दिया। वही तो मेरा सवाल है ना, पूर्ण बहुमत से कैसे आ गई सरकार? इन्होंने ही मोदी जी को वोट देके बनाया था, किसी ना किसी उम्मीद के साथ बनाया था। फिर धीरे धीरे जब इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, एक तो इन्होंने वेस्टर्न यूपी में घोषणा करी यूपी चुनाव से पहले किस गन्ने का पेमेंट किसानों का 14 दिन में दिलवाएंगे हम। उसे एक साल हो जाता है, गन्ने पेमेंट नहीं मिलता किसानों को। तो आज की बात करता हूं। अभी 2 घंटे पहले केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा उनका बयान आया है कि यदि किसान आंदोलन खराब है तो हम हैदराबाद तेलंगाना में क्यों हम विजय हुई, हम बिहार में क्यों विजय हुए, हम नॉर्थ ईस्ट में क्यों विजय हुए। तो सरकार भी तो आपसे सवाल पूछ रही है कि यदि मेरा आंदोलन खराब है तो और राज्यों में मुझे क्यों जीत मिल रही है? मैं बताता हूँ। देखिए, इन्होंने क्या किया है, 6-7 साल से समाज को बांटने का काम किया है। तो उसमें क्या होता है, इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट पैदा कर दिए इधर भी और इधर भी। तो क्या है कि ध्रुवीकरण से इनको वोट मिलती है। जो असली मुद्दे हैं ये कहीं भी वोट नहीं मांगते। सुना होगा आपने कि शिक्षा के नाम पे मांग रहे हो, बेरोजगारी के नाम पे कभी मांगते हो कि हमने इतना रोजगार दिया, कभी उस चीज़ पे वोट नहीं मांगते। ये मांगेंगे चुनाव से पहले कि यहाँ 600 आतंकवादी घुसने वाले हैं, हमें वोट कीजिए तो आप सेफ हो। यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, यहाँ हिंदू, यहाँ मुस्लिम, ये हमेशा इसी मुद्दों पर वोट मांगते हैं। कभी भी बिल्कुल जमीनी स्तर के मुद्दों पर। क्या आप लोग या और देश के जो लोग हैं वो भावुक होकर वोट मतदान? बिल्कुल। देखिए, भारत देश ऐसा है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बहुत भावुक होते हैं। जिस पिक्चर ने आंसू निकाल दिया आदमी को, सुपर डुपर हिट हो जाती है। ये जिस पिक्चर में आदमी खूब हंसा वो सुपर डुपर हिट हो जाती है। सरकार जो है, जितने भी आप इनके बयान देखें, मंत्री देखें, या तो हंसाने का काम करते हैं। नेता हैं या अभिनेता हैं? अभिनेता हैं, वो मदारी हैं। जो भीड़ इकट्ठी करने वाले होते हैं ना, वो मदारी अभिनेता हैं। अभिनेता नंबर 1 है इस टाइम हिंदुस्तान के। वो मैं तो कहता हूँ नेतागिरी में होना चाहिए था जो तो ये भावुक करते हैं जनता को, भावुक होकर जनता वोट करती है इनको। आप चूंकि ये यूथ हैं, ये युवा हैं, आपको लगता है कि आप इनकी बात से सहमत हैं? जी हाँ, सहमत हैं। किन बातों से? मोदी जी एक अच्छे नेता हैं या अभिनेता हैं? नहीं, अच्छे नेता तो हैं, लेकिन उस तरह के नेता अब जो है सामने आ रहे हैं कि कितने अच्छे हैं। बढ़िया थे, गंदा रोल कर रहे हैं विजय में। अच्छा, नेता बढ़िया थे। हाँ, बढ़िया थे जी। वे तो प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब वो दाढ़ी बढ़ा के आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? लगता है मुल्ला जी बनने, बस और क्या है। मुल्ला जी बन गए, बाबा जी तट का मुल्ला जी बन गए। उतारना है, गौरव टिकट उतार दिया, युवा उतारना है, युवा ही संभालेंगे जो भी कामना। किसको देंगे फिर युवा में? दूसरा विकल्प राहुल गांधी। युवा जो है ना, युवा ये बता देंगे। युवा हमारे मैं बताता हूँ, कंपेयर एक्चुअली करना चाहिए कि जैसे ये प्रधानमंत्री हैं, इनका कार्यकाल कंपेयर अगर हमको करना है तो पिछले प्रधानमंत्री से कंपेयर करो। एक इंसान राहुल गांधी की अगर हम बात करें, उस पर आज तक कोई मंत्रालय नहीं रहा, कोई पद नहीं रहा, हम उससे क्यों कंपेयर इनका बार बार करते हैं? तो अगर इनका कंपेरिजन, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं ही नहीं पूछ रहा हूँ, देश पूछ रहा है कि विकल्प क्या? मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मोदी जी की नीति अच्छी नहीं है, तो आपको विकल्प कौन नजर आता है? कौन है? देखिए, विकल्प तो पैदा होता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनका विकल्प मनमोहन सिंह हो सकते हैं क्या। लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी सरकार चलाई, इतनी अच्छी सरकार। आज भी देश उसी दोराहे पे खड़ा है कि विकल्प क्या है। हो सकता है कल को विकल्प होता है कि किसी पार्टी की पॉलिसीज़ क्या है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए, किसके लिए। तो विकल्प तो पैदा हो जाएगा कि इन्हें हटते ही विकल्प पैदा हो जाएगा। हम अब ये सारा ध्यान मोड़ देते हैं राहुल गांधी पे। आदमी कहता है कंपेयर करो पिछली यूपीए सरकार से, ये कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, हम नहीं तो ये प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं है वही प्रधानमंत्री बने। लेकिन आपसे ये पूछता हूँ कि आपने एक चीज़ और, देश हमेशा वोट करता है, वो हटाने के लिए करता है, बनाने के लिए कभी डेमोक्रेसी में वोट नहीं होता, हटाने के लिए ही होता है। यूपीए को भी हटाने के लिए 2014 में वोट किया था, 2004 में एनडीए को हटाने के लिए होता। आप युवा हैं, आपने वोट मतदान किया होगा। आपने जब मतदान करने गए थे तो आप किन चीज़ों को ध्यान रखा था? नहीं, हमने तो ये ध्यान रखा है, मोदी जी हो या कोई भी हो जी, अच्छा काम करेगा तो सब वोट देते हैं। आपको लगता है कि लोग काम देख के बातें सुनकर वोट करते हैं या जाति देखकर वोट करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जाति से मतलब नहीं होता है। हम तो वोट से मतलब है कि जो आदमी काम करेगा अच्छा, उसे वोट देंगे। खुश हैं आप सरकार से? अब सरकार से खुश होते तो यहाँ क्यों आते?
लेकिन आपके न्यूज़ चैनल से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप बिल्कुल निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं, जो कि यहाँ बहुत कम है न्यूज़ चैनल है। मैं पिछले 8-10 दिन से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सब पे प्रोपेगेंडा होता चूंकि है। एक पत्रकारिता पर सवाल उठ रहा है। आपने एक शब्द सुना होगा, सोशल मीडिया पे एक शब्द वायरल होता है, गोदी मीडिया। अमूमन लोग जो हैं वो मीडिया पे इसीलिए सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं है। चूँकि मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक पत्रकारिता जो है, आपने 90 के दशक की पत्रकारिता देखी होगी, 2000 के दशक की पत्रकारिता देखी होगी, पत्रकारों पर ही सवाल उठाना क्यों एक फैशन बन गया? देखिए पहले जो पत्रकारिता होती थी, उनकी कुछ जो पत्रकार होते थे उनकी वैल्यूज़ होती थी कुछ ना कुछ, मतलब वो किसी ना किसी सिद्धांत पे चल के पत्रकारिता करते थे। मैं आपसे बीच में रोक के एक सवाल लूँगा। मैंने कल भी देखा कि यहाँ पे जो नेशनल चैनल थे या जो नेशनल रिपोर्टर्स थे, उन पे हुटिंग की जा रही थी, उन पे कमेंट्स मारे जा रहे थे। आपको लगता है कि ये ठीक है लोकतंत्र की गरिमा के हिसाब से? एक्चुअली कहीं ना कहीं इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल उनकी पत्रकारिता ही होगी। किसान किसी का दुश्मन नहीं है, किसान तो सभी पत्रकारों का ऐसे ही स्वागत करता है हर एक का। लेकिन जब वो यहाँ आके गलत रिपोर्टिंग करते हैं, झूठी करते हैं। अब परसों की मेरे सामने की बात है, रिपब्लिक न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहीं पे खड़े होके कि यहाँ से एम्बुलेंस को नहीं आने दिया जा रहा है, इमरजेंसी सेवाओं को भी नहीं आने दिया जा रहा है, जबकि किसान तो अगर एम्बुलेंस आती है उसका खूब सहयोग करते निकल जाइए और कोई किसी को दिक्कत ना हो। तो गलत है, जब झूठी जब रिपोर्टिंग करते हैं तो वो गुस्सा दिलाती है कहीं ना कहीं किसानों को, तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। कोई निष्पक्ष रिपोर्टिंग ठीक है, आप उनका विरोध कीजिए, विरोध करने का एक तरीका होता है, गरिमा होता है। एक महिला पत्रकार के साथ हुटिंग करना आपको ये जायज लगता है? नहीं, हुटिंग मैं बताता हूँ, वो हुटिंग भी हालांकि नेताओं ने फिर रुकवा दी गई थी, मैं भी उसी समय वहीं था, लेकिन किसी ना किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वो मैडम जो बोल रही थी उस टाइम वो बहुत गलत बोल रही थी, वो इस धरने को विफल बता रही थी, वो इस चीज़ को एक तरह से समाज को आपस में ही टकराव का मुद्दा बनाना देना चाहती थी। वो कह रही थी कि इस धरने से इतनी दिक्कत हो रही है, ये है वो है, ये धरना फ्लॉप है, तो लोगों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। जो लोग यहाँ 10-10, 20-20 दिनों से, और मैं तो कहता हूँ पंजाब के भाई 2-2 महीने से चले हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को कुछ लेके आए हैं, कुछ छोड़ के आए हैं, उन्हीं पे अगर तुम सवाल उठा रहे हो कि उनकी वजह से तकलीफ है, अरे उनकी तो तकलीफ दिखा दो कभी। आप इनकी तो तकलीफ दिखा देंगे, एक दिन रोड बंद होने से होगी, लेकिन 2 महीनों से वो तकलीफ जो झेल रहे हैं वो भी तो आप दिखा दो एक बार। क्योंकि ये जो पूरा आंदोलन था उसको कई चीज़ों से जोड़ा गया, इसको शाहीन बाग से जोड़ा गया, खालिस्तान से जोड़ा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया। आप लोगों को लगता है कि ये इस तरह की जो शब्दावली से, ये जो शब्दकोश से इन शब्दों को छान कर निकाला गया, वो आंदोलन को भटकाने के लिए था, उग्र करने के लिए था? देखिए, सरकार की मंशा यही होती है, हमने पिछले कई आंदोलनों में देखा है कि वो कहीं ना कहीं आंदोलन कमज़ोर करने के लिए ऐसे मुद्दे लाती है। जैसे आपने अभी बताया कि शाहीन बाग वाला जो मुद्दा था उसको भी कमज़ोर करने की कोशिश की गई। JNU में इन्होंने टुकड़े टुकड़े लगा दिया, कहीं ये पाकिस्तानी लगा देते हैं, कहीं खालिस्तानी शब्द जोड़ देते हैं। ये सिर्फ समाज को एक बांटने का काम करके और किसी ना किसी तरह चाहते हैं कि आंदोलन कमज़ोर हो। लेकिन इस बार क्या है, इस बार किसान आए हुए हैं। किसान जो है हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, हर आदमी किसान है, हर जाति का। यहाँ इनका फंडा चल नहीं पा रहा, ना धर्म का चल पा रहा है, ना इनका ना जात का चल पा रहा है। तो यहाँ के इसीलिए ये आंदोलन इतनी मजबूती से अब तक खड़ा हुआ है, नहीं तो लोग ही खड़े हो जाते थे आंदोलनों के खिलाफ पहले। अब लोग क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं इस चीज़ से, आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग घरों से निकल के आ रहे हैं। आपको लगता है कि शहरी लोग आपके आंदोलन के साथ जुड़े हैं? देखिए, मैं खुद बताऊं, मैं किसान फैमिली से हूं जी वैसे तो, लेकिन मैं अभी नोएडा में रहता हूं तो शहरी भी हूं। मैं रोज़ यहाँ 2-4 घंटे अपना काम निकाल के आता हूं, हौसला बढ़ाने के लिए, कहीं भी आंदोलन कमज़ोर ना पड़े। तो मेरे जैसे यहाँ बहुत लोग आते हैं, क्योंकि हर शहरी कहीं ना कहीं से आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हाँ सब सारे लोग जुड़े हुए हैं। हर इंसान की अपनी ओपिनियंस होती है, अपनी राय होती है, और ख़ासतौर पे डेमोक्रेसी में सवाल पूछना, सवाल उठाना, ये हमारा अधिकार है। आपने देखा जब हमने यहाँ पे यूथ से बात की, युवाओं से बात की, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनको रहने में क्या दिक्कत होती है, उनको खाने की क्या सुविधाएं। बाकायदा उन्होंने पत्रकारिता पर भी सवाल उठाए। अमूमन इस आंदोलन में हमने देखा है, हमने आपको दिखाया भी है कि पत्रकारिता पर सवाल उठते हैं, पत्रकारों पर लांछन लगाया जाता है। कई चैनलों ने, आपने देखा होगा कि इस आंदोलन को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाए। कई चैनल जो ऐसे थे जिन्होंने इस आंदोलन को सफल कहा। हर पत्रकार की अपनी ओपिनियंस होती है, पत्रकार के पास भी वही अधिकार है जो देश के एक आम नागरिक के पास अधिकार है। चूँकि ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं से जुड़ गया है। हम आपको न्यूज़ फॉर नेशन के जरिए हम सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में वास्तविकता क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की उम्मीद क्या है, और यही उम्मीद जो है वो हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और कह सकते हैं कि लोकतंत्र की ताकत ही देश को मजबूत बनाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहां बोलने की आज़ादी है, जहां अपनी बात कहने की आज़ादी है, और वहां पे ये लोग मीडिया से उम्मीद करते हैं, पत्रकारों से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी बातों को सच्चाई दिखाए।
चूँकि अमूमन आपने इस आंदोलन को जिन चैनलों पे देखा होगा या सोशल मीडिया पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने रियलाइज़ किया होगा कि आंदोलन जो है उसकी कई रूपरेखाएँ हैं। हर बॉर्डर के अलग अलग कंडीशंस हैं और कहीं ना कहीं हर इंसान की अपनी ओपिनियंस है और सबके रहने का खाने का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर आकर सबके रहने का, खाने का, बोलने का तरीका मिल चुका है। और ये जब हाथ आप कह सकते हैं, जब मुट्ठियाँ खुली होती है तो लोग जो होते हैं वो एक कह सकते हैं कि बिछड़े होते हैं, लेकिन जब मुट्ठी बंद होती है तो वो ताकतवर हो जाते हैं। और इस आंदोलन की खासियत है कि लोगों की मुट्ठी बंद हो चुकी है। और आपने गौर किया होगा 6.5 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकार पहली बार इस तरह से कह सकते हैं, घुटने टेकने वाली बात कह सकते हैं कि सरकार इस तरह से बातचीत के लिए आई होगी। सरकार ने कई वाहवाहियाँ लूटी, कई उन्होंने फैसले लिए जो अचंभित करते थे। खासतौर पे आपने देखा होगा 370 का मुद्दा, उन्होंने कहा था कि कोई भी हाथ जो यहाँ पे 370 के खिलाफ उठेगा उसे काट दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने 370 के खिलाफ कदम उठाया और इस सरकार की कह सकते हैं वाहवाही थी। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो एक तरह से कह सकते हैं कि घुटने पे आ चुकी है और लगातार सरकार के जो मंत्री हैं वो भावुक अपील कर रहे हैं। बाकायदा आज भी सरकार के मंत्रियों की मीटिंग थी, उन्होंने बाकायदा एक नोट भिजवाए किसान नेताओं के पास। उन्होंने कहा है कि हम आपसे गुजारिश करते हैं इस पर बात कीजिए। इसके लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस आंदोलन की ताकत है और ये जन भावना है और इसे हम इनकार नहीं कर सकते। लोगों की अपनी राय थी, उन्होंने अपनी राय रखी और हम आपको सरोकार की पत्रकारिता के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि दरअसल इस आंदोलन की जो रूपरेखा है वो क्या है। मैं अपने सहयोगी अंबुज उपाध्याय के साथ मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज़ फॉर नेशन, दिल्ली।